देखो, राजनीति में हर तरह की स्पेकुलेशन होती है, हर तरह का बज होता है और उसके हिसाब से मेरे ख्याल से राजनीति नहीं चलती। राजनीति कभी भी हमेशा कर्टेन के पीछे रहती है और कर्टेन के पीछे चलती है। जैसे आपने जो सवाल पूछा कि उद्धव ठाकरे एनडीए के साथ यानी कि बीजेपी के साथ जा सकते हैं कि देखो, पॉलिटिक्स इज अ आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी। उसमें कोई नहीं कह सकता कौन किसकी तरफ जाएगा, कोई पाला बदलेगा। लेकिन जो संभावना का जो खेल है राजनीति, उसके देखते हुए आज के जो परिस्थिति है महाराष्ट्र में, उनकी राजनीति देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे के 9 सीट इस लोकसभा में चुन के आई है और भारतीय जनता पार्टी की भी 9 सीट आई है। तो मुझे लगता है इस बार जो उद्धव ठाकरे का जो जनाधार है वो मेरे ख्याल से मेनली मराठी है, मुस्लिम है और दलित है। पहली बार उनको मुस्लिम और दलितों ने बहुत बड़े पैमाने पे वोटिंग किया है। उसकी रिफ्लेक्शन हमको बम्बई की जो सीटें, जैसे साउथ बम्बई हो और बाकी जो सीटें उन्होंने जीते उसमें दिखता है। परभनी की सीट है वहाँ पे भी दिखता है। मुझे लगता है कि वो पाला बदलेंगे तो उनका जो जनाधार नए तरीके से उन्होंने बनाया है, जो कुनबा उन्होंने जो नया जोड़ा है दलित और मुस्लिमों का, वो मेरे ख्याल से उनसे अलग हो सकता है। उनको काफ़ी झटका लग सकता है क्योंकि उनकी राजनीति हमने देखा है 2-2.5 साल से हमेशा मोदी, शाह और बीजेपी के अगेंस्ट में रही है। इसलिए उन्होंने एक टेम्पो बनाया है, उनका खुद का एक लीडरशिप चेंज की है और इसी अलग मेरे ख्याल से ज़्यादा यू टर्न लेना उनके लिए काफ़ी मुश्किल होगा। राजनीतिक काफ़ी कठिनाई उनके लिए खड़ी हो सकती है यू टर्न लेगा, लेकिन हम कह नहीं सकते कि वो पाला बदलेंगे नहीं बदलेंगे, क्योंकि उनकी एक अंदरूनी और उनकी एक मेरे ख्याल से अलग पॉलिटिकल अलाइनमेंट की सोच हो सकती है उसके पीछे। सर, उद्धव के वापस एनडीए में जाने की क्या संभावना है? किन शर्तों पर वो एनडीए में वापसी उनका हो सकता है? पॉइंट्स क्या हो सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि उनके 2-3 बड़े मोटा मोटे पॉइंट हो सकते हैं। पहले, जैसे महाराष्ट्र में उनका जो ज़्यादा गुस्सा है वो देवेंद्र फडणवीस के अगेंस्ट में है। उनको ऐसा लगता है कि देवेंद्र फडणवीस के उदय के बाद में महाराष्ट्र में उनकी पार्टी को सेकंड फिडल रोल प्ले करना पड़ा और उनको पार्टी के जो कुछ नेता है उनको भी ब्लैकमेलिंग हुई। तो उनकी पहली शर्त रहेगी कि देवेंद्र फडणवीस को निकाला जाए और मुझे लगता है कि उनका जो रिजिग्नेशन की उसकी एक संभावना है क्या, वो भी एक नज़र सोचने वाली बात है। दूसरी बात, मेरे ख्याल से उनका जो राजनीतिक दूसरा डिमांड रहेगी अमित शाह भी सरकार में नहीं चाहिए, कि अमित शाह को कुछ रोल नहीं चाहिए, क्योंकि उनके भी एक गुस्सा है कि अमित शाह के वजह से जो उनकी सरकार थी, उद्धव ठाकरे की पहले ठाकरे घराने से कोई आदमी मुख्यमंत्री बना था और उनकी सरकार 2.5 साल में गिर गई और उसके पीछे देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह, ये 2 लोग बड़े लोग थे, ऐसा उनका मानना है। तो वो नहीं चाहेंगे ये 2 लोग सरकार में हो और बीजेपी में उनका ज़्यादा तजब्बुब हो। ये मुझे लगता है कि ये डिमांड वो रखेंगे। और दूसरी अहम बात कि महाराष्ट्र में जो बड़े भाई के तौर पे वो हमेशा रोल प्ले किया करते थे बाला साहब ठाकरे के टाइम में, कि शिवसेना महाराष्ट्र हो बम्बई हो बीजेपी से ज़्यादा बिग ब्रदर का रोल प्ले करेगी और बीजेपी को हमेशा सेकंड फिडल का रोल प्ले करना पड़ेगा। ये भी ये शर्त रख सकते हैं आने वाले दिन में उनको जाना होगा तो तुम। और तीसरी शर्त मुझे ऐसे लगता है एकनाथ शिंदे को निकालने की वो शर्त रख सकते कि दूसरा कोई सीएम वो बिठा सकते, वो भी एक संभावना मुझे लगती है। सर, एनडीए की खराब प्रदर्शन की क्या क्या कारण है और एनडीए में कमजोर कड़ी कौन है? देखो, एनडीए का जो मेरे ख्याल से 2014-2019 ये दोनों लोकसभा इलेक्शन के एनडीए में बीजेपी के हम बात करते हैं पर्टिकुलरली, तो 23 सीटें जीती थी दोनों बार। और मेरे ख्याल से जो आज 2024 में उनका जो 9 सीटें उन्होंने जीती है, ये सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। ये 2004 और 2009 में 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती थी, तो आज की भारतीय जनता पार्टी 2004 में चली गई। उनका जो आज का वोट शेयर और उसका जो प्रदर्शन है आज का 2024 का, वो 2004 में चली गई। इससे लगता है मुझे उनके खराब प्रदर्शन के पीछे सबसे ज़्यादा अहम चीज़ मुझे लगती है, जिस तरीके से यहाँ से उद्धव ठाकरे की सरकार गिराई गई, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ी गई, जिस तरीके से शरद पवार की पार्टी तोड़ी गई। एक मराठी आदमी के मराठी मानुष से जुड़ा हुआ ये अस्मिता का मुद्दा था। दूसरी, जिस तरीके से महाराष्ट्र के बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो लाखों जॉब जनरेट कर सकते थे महाराष्ट्र यूथ के लिए, ये सभी प्रोजेक्ट गुजरात में चले गए। इसके वजह से काफ़ी बड़ा गुस्सा यूथ में ज़्यादा है भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी की लीडरशिप के अगेंस्ट में।
तीसरी अहम बात, यहाँ का जो कपास है, गन्ना है और सोयाबीन है और प्याज है। प्याज के आपने हम देखेंगे जो बेल्ट है, उस बेल्ट में सब सीटें भारतीय जनता पार्टी ने खोई है। अहमदनगर की सीट हो, नासिक हो, सीडी हो, डिंडोरी हो, सभी सीटों पे भारतीय जनता पार्टी की बहुत बुरी तरह से हार हुई, क्योंकि उन्होंने जो एक्सपोर्ट जो ओनियन था उनके ऊपर एक बैन लगाया था और दूसरी तरफ जो गुजरात से वाइट ओनियन आता था उसके ऊपर बैन हटाया गया था। तो लोगों में एक गुजराती कि जो आदमी है ऊपर बैठे वो मराठी आदमी को अन्याय इनजस्टिस कर रहा है, ये भावना बहुत नीचे के तबके पर चली गई है। और तीसरी बात थी संविधान बदलने की, तो उस बात के वजह से मेरे ख्याल से जो दलित तबका था वो अंबेडकर के साथ, वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ था 2019 में, वो पूरा मेजोरिटीली अभी मुझे लगता है कि महाविकास आघाड़ी के साथ आ गया। और तीसरी बात जो आदिवासी था, जैसे नंदुरबार हो, दिंडोरी, वो दोनों सीट अच्छे मार्जिन से मेरे ख्याल से एनसीपी और कांग्रेस ने जीती है। इसका मतलब है वहाँ पे एक नैरेटिव था, मणिपुर में दलित आदिवासी के ऊपर जो अन्याय हुआ उसका मुझे लगता है रिवेंज, बदला आदिवासी ने लेना चाहिए। ये नैरेटिव काफ़ी नंदुरबार और दिंडोरी ये इलाके में काफ़ी चला था, उसका भी भुगतान मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी के बड़े पैमाने में उनको ये करना पड़ा। दूसरी और लास्ट अहम बात, भारतीय जनता पार्टी ने अजित पवार और शिंदे जी को लिया, लेकिन उनका जो जेलिंग होना था इलेक्शन के दौरान वो जेलिंग दिखाई नहीं दे रहा, और दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी में जेलिंग अच्छी तरह से हो गया था। तो मेरे ख्याल से टू मेनी कुक्स स्पॉइल द फूड, लाइक दैट सिचुएशन उनकी बनी है महाराष्ट्र में। सर, एनडीए में सीएम शिंदे का भविष्य क्या है? देखो, आज की राजनीति और आज का जो नंबर्स देखते हुए भारतीय जनता पार्टी खुद अभी मेरे ख्याल से अपने घुटने पे आ गई, जिस तरीके से उनको उनके आगे से मैंडेट आया है, और 303 सीटों वाली पार्टी 240 और 239 पे आ गई है। इसके वजह से उनको एकनाथ शिंदे जिनके 7 सीट चुन के आए हैं, वो 7 सीट बहुत अहम है इस बार में, इस लोकसभा में। भारतीय जनता पार्टी को एक एक सीट के लिए तरसना पड़ेगा, एक एक बूंद उनके लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए शिंदे का 60 सीट आना, इसका एक अहम मतलब है कि शिंदे के पोजीशन स्ट्रांग होना। भारतीय जनता पार्टी उनको अभी किसी भी हालत में मुझे नहीं लगता वो निकाल पाएगी। शिंदे को निकालने के साथ लोकसभा के विधायक होने जैसा है। और दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू है, नीतीश कुमार है, ये क्या क्या खेल खेलेंगे कोई उनके बारे में बता नहीं सकते। मुझे ऐसा लगता है कि शिंदे 7 सीट आना, इसलिए उनकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग होना है, और पार्टी में भी और एनडीए में भी और सरकार में भी। सर, क्या भाजपा के बड़े नेताओं पर नहीं गिरनी चाहिए गाज? भाजपा के खराब प्रदर्शन के बाद देवेंद्र सहित बड़े नेताओं पर क्या जवाबदेही हो सकती है? बिल्कुल, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 2014-19 में प्रदर्शन किया था, वो प्रदर्शन तुम्हारी स्टेट में और सेंटर में सरकार होने के बावजूद, तुम्हारे साथ सब संसाधन होने के बावजूद आपका इतना बुरा भद्दा प्रदर्शन होता है। जो 23 सीट जीतने वाली पार्टी 28 सीट लड़कर सिर्फ 9 सीट में सिमट जाती है, मुझे लगता है सबसे बुरा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी को। और दूसरी तरफ हम जब देखते हैं कांग्रेस, उसके 2019 में सिर्फ एक एमपी था, अभी उनके 13 एमपी है, सबसे ज़्यादा एमपी और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस के उभर रही है। और शरद पवार जिनके सिर्फ 10 सीट उन्होंने खड़े किए थे, उनके 8 सीट चुन के आए। इसका मतलब उनका स्ट्राइक रेट 80% का स्ट्राइक रेट है। और दूसरी तरफ 28 सीट लड़के भी भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 9 सीटें जीती। और मेरे ख्याल से उनका पूरा सफाया मराठवाड़ा में होगा, विदर्भा में सिर्फ गडकरी की सीट छोड़ के कोई सीट नहीं जगह, वेस्टर्न महाराष्ट्र से पूना छोड़ के सभी सीट वो हार गए। और इसी तरह से सेंट्रल महाराष्ट्र में भी, जैसे विखे पाटिल का लड़का था डॉक्टर सुजय विखे, वो भी हार गया। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरह से पूरे रीजन में और सब रीजन में बुरी हाल हुई है, एक तरफ से राउटिंग हुई है। इसकी जवाबदेही किसकी होती है सर? क्या भाजपा के बड़े नेताओं पर गाज गिरनी चाहिए इसको लेकर? बिल्कुल, इसकी तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ अकाउंटेबिलिटी होगी, तो उसकी जो आज है उसका जो अकाउंटेबिलिटी है वो स्टेट लीडर तो है ही, और उसको मुझे लगता है कि नेशनल लीडर भी है। नरेंद्र मोदी की महाराष्ट्र में मेरे ख्याल से 18 रैली हुई, 18 उनके जो विधायक के लिए खड़े थे कैंडिडेट एनडीए अलायंस और बीजेपी के, वो 18 में से मेरे ख्याल से 14 जगहों पे भारतीय जनता पार्टी और अलायंस पर बुरी तरह हार गए, और सिर्फ 3 जगह पे उनके कैंडिडेट चुन के आए। मोदी जी ने घाटकोपर में रोड शो भी किया था, लेकिन रोड शो वाला कैंडिडेट भी हार गया। शिवाजी गार्डन अपना बगीचा, अपना शिवाजी जो है अपना दादर में,
मैदान, वहाँ पे भी उनकी बड़ी रैली हुई थी, लेकिन वहाँ भी उनका जो कैंडिडेट है वो भी हार गए शिवसेना का। मुझे लगता है सिर्फ देवेंद्र फडणवीस नहीं तो नेशनल के लीडरशिप भी इसके लिए जिम्मेदार है। देवेंद्र फडणवीस को सिर्फ ब्लेम करना मुझे लगता है वो स्केपगोट बनाने जैसा होगा। बाकी लोगों की जवाबदेही उसमें इम्पोर्टेंट है।